नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ में। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं कक्षा 12 के चैप्टर पर्यावरणीय समस्या एवं समाधान में, जिसमें अपन आज बात करने वाले हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में या हरित गृह प्रभाव के बारे में या ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आज अपन अध्ययन करने वाले हैं। काफी अच्छा टॉपिक है आज का ग्रीन हाउस प्रभाव। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब। तो ग्रीन हाउस प्रभाव है वह एक तरह से देखा जाए तो प्राकृतिक प्रक्रिया है, क्योंकि प्रकृति में यह स्वतंत्र रूप से होती है। कहने का मतलब है कि मानवीय क्रियाओं की वजह से पृथ्वी की जो गैसें हैं उनकी मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है। कौन कौन सी है ग्रीन हाउस गैसें? तो उनके अंदर अपन शामिल करते हैं CO2, N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, CH4 मीथेन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प। ये सभी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैसों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मतलब ये इन गैसों की मात्रा है वे वायुमंडल में बढ़ जाने के कारण पृथ्वी के तापमान में क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। किस प्रकार से होती है? तो दोस्तों, सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश की जो किरणें पृथ्वी के धरातल पर आती है वे समस्त किरणें किस रूप में आती है? लघु तरंगों के रूप में आती है। किस रूप में आती है? लघु तरंगों के रूप में आती है। जैसे ये पृथ्वी के धरातल से टकराते हैं, धरातल से टकराने के बाद दीर्घ तरंगों के रूप में वापस लौट जाती है। दीर्घ तरंगों के रूप में वापस लौट जाती है। अब पृथ्वी के धरातल पर लघु तरंगों के रूप में आती है और दीर्घ तरंगों के रूप में वापस लौट जाती है। तो दोस्तों, होता क्या है? ये तो है शुरू से लेकर अब तक जो कार्य है वह है कि हमेशा से ही सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती थी और वापस लौट जाती थी दीर्घ तरंगों के रूप में। लेकिन जब जब या जैसे जैसे इन गैसों के जो अनुपात है उसमें वृद्धि हुई, इन गैसों की मात्राओं में वृद्धि हुई, वैसे वैसे एक परत का निर्माण वायुमंडल में होने लगा। कहाँ? वायुमंडल में। जिसका कार्य क्या था कि इन तरंगों को आने तो देती है ये, लेकिन इन तरंगों को दीर्घ तरंगों के रूप में वापस जाने नहीं देती, वायुमंडल में ही रोक लेती है। मतलब इन गैसों की एक परत वायुमंडल में कंबल के समान इसको ढक लेती है, जिसमें उष्मा आ तो सकती है लेकिन उष्मा वापस निकल नहीं सकती। तो पृथ्वी के जो वायुमंडल है इसमें टेम्परेचर की क्या होने लगती है? धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। यही ग्रीन हाउस प्रभाव या भूमंडलीय ऊष्मन कहलाता है। यानी इसके द्वारा पृथ्वी के वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी को तापमान में धीरे धीरे क्या करती है? वृद्धि करती है, उसको बढ़ाने में सहायक होती है। इस प्रक्रिया के दौरान सूर्य से आने वाली किरणें तापमान को पृथ्वी के द्वारा रोक लिया जाता है, यानी पृथ्वी के वायुमंडल के द्वारा रोक लिया जाता है। लेकिन तापमान उसको रोक लिया जाता है, जिससे तापमान जो है वायुमंडल से बाहर निष्कासित नहीं हो पाता और क्या होने लगती है? तापमान में वृद्धि होने लगती है। इस प्रक्रिया को भूमंडलीय ऊष्मन या ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है। अब बात करें कि क्या कारण है ग्रीन हाउस प्रभाव के, क्या क्या कारण है? कारणों की अगर अपन बात करें तो कारणों में पहला कारण है उद्योगों में कोयला तथा पेट्रोलियम का बढ़ता उपयोग। यानी उद्योगों के अंदर कोयला तथा जो पेट्रोल है उसका उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिससे इन गैसों की जो सांद्रता है, इन गैसों की मात्रा है उसमें क्या होती है? वृद्धि होती है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है उद्योगों में कोयला और पेट्रोल का अधिक मात्रा में बढ़ता हुआ उपयोग। अगला कारण है वनों का विनाश। वनों का विनाश।
अब वनों का विनाश होगा तो तीसरा कारण अपने आप जन्म ले लेगा, क्या? CO2 की बढ़ती मात्रा, CO2 की बढ़ती मात्रा। दोस्तों पेड़ पौधों के द्वारा CO2 है उसको ग्रहण किया जाता है, बदले में ऑक्सीजन त्यागी जाती है। तो अगर वनों का अपन विनाश कर लेंगे तो पेड़ पौधे जो CO2 ग्रहण करते हैं वह वातावरण में ही क्या रहेगी, उपस्थित रहेगी। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो CO2 की मात्रा क्या होगी, वायुमंडल में बढ़ जाएगी, जिससे क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। अगला जो प्रमुख कारण है वह है जीवाश्म ईंधनों का उपयोग, यानी जीवाश्म ईंधनों का उपयोग है वह भी कम किया जाना चाहिए, जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा लकड़ी, इनके उपयोग को कम करना चाहिए। आगे देखें तो एसी तथा रेफ्रिजरेटरों एसी तथा रेफ्रिजरेटरों का बढ़ता उपयोग भी क्या है, इसके लिए प्रमुख एक कारण है किसका, ग्लोबल वार्मिंग का या हरित गृह प्रभाव का। तो ये समस्त कारण थे उद्योगों में कोयला तथा पेट्रोलियम का बढ़ता उपयोग, वनों का विनाश, CO2 की बढ़ती मात्रा, जीवाश्म ईंधनों का उपयोग, एसी तथा रेफ्रिजरेटरों का उपयोग। तो ये समस्त कारण है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग या हरित गृह प्रभाव जैसी क्रियाएं वातावरण में देखने को मिलती है। अब बात करें इनके प्रभाव की कि क्या क्या प्रभाव पड़ता है या क्या क्या दुष्परिणाम इसके सामने आए हैं। हरित गृह प्रभाव के दुष्परिणामों की अपन बात करते हैं कि क्या क्या इसके दुष्परिणाम है। दुष्परिणाम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण जो दुष्परिणाम है वह क्या है, तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि, किसके तापमान में वृद्धि, पृथ्वी के तापमान में क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। और क्या होता है, तापमान में वृद्धि होगी तो क्या होगी, सूर्य की गर्मी और ऑक्सीजन की कमी, सूर्य की गर्मी और ऑक्सीजन की कमी वह वातावरण में होने लगेगी, क्योंकि अपन ने वनों का क्या कर दिया, विनाश कर दिया, वनों को, जंगलों को काट दिया। अब जंगलों को काट देंगे तो CO2 तो ग्रहण करेंगे नहीं पौधे, और O2 का उत्पादन भी होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और सूर्य की गर्मी बढ़ती जाएगी, जो किसके लिए हानिकारक है, प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, जिसका प्रतिकूल प्रभाव किस पे पड़ेगा, मानव पर पड़ेगा और पशु पक्षियों पर पड़ेगा, जिसका प्रतिकूल प्रभाव मानव तथा पशु पक्षियों पर पड़ेगा। आगे अगर प्रभाव की बात करें तो क्या होगा, बाढ़ आएगी, यानी कुछ हिस्सों में बाढ़ की समस्या, बाढ़ों की समस्या। बाढ़ों की समस्या से मतलब है दोस्तों कि कई क्षेत्र हैं जो ध्रुवीय जो क्षेत्र हैं वहां जो चोटियां हैं, पर्वत चोटियां हैं, वे बर्फ से ढकी हुई होती है। अगर पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी तो वे चोटियां भी धीरे धीरे पिघलने लगेगी, जिससे उनके आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या भी देखने को मिलती है। अगला अगर जो दुष्प्रभाव है वह है मौसम चक्र का प्रभावित होना, यानी मौसम चक्र है वह भी क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। अगला जो कारक है वह है जैव विविधता को खतरा होता है, जैव विविधता को खतरा, यानी जैव विविधता पृथ्वी पर पाए जाने वाले वनस्पति जात तथा प्राणी जात का जो सम्मिलित जो स्वरूप है वह जैव विविधता कहलाता है। तो जैव विविधता को भी क्या रहता है, खतरा रहता है। इसके बाद बात करें कि उनके क्या क्या उपाय हैं, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव से बचने के या इसको नियंत्रित करने के कौन कौन से उपाय हैं। तो नियंत्रित करने के उपायों का अपन अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला है किसका, जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग, जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग, यानी जीवाश्म ईंधन का उपयोग है वह कम से कम किया जाना चाहिए। दूसरी अगर बात करें तो वायुमंडलीय जो CO2 है उसके स्तर में कमी लाना, क्या है, CO2 के स्तर में कमी लाना,
क्या लाना, CO2 के उत्पादन में या उसके स्तर में क्या लाई जानी चाहिए, कमी लाई जानी चाहिए। वृहद पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। वृहद पैमाने पर क्या किया जाना चाहिए, वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है। अगला है CFC के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। CFC के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तो ये समस्त कारण, दुष्प्रभाव तथा उपाय हैं जिनसे ग्रीन हाउस प्रभाव को कंट्रोल किया जा सकता है या इसे रोका जा सकता है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किन्हीं दो ग्रीन हाउस गैसों के नाम लिखो, तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा जलवाष्प प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। दोस्तों, इस प्रकार अपना जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वह कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक तथा सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। और दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण अपना मानव जीवन निरंतर खतरे में पड़ता जा रहा है। उम्मीद करूंगा कि आप भी इन्हीं सभी कारणों को अपनाने की बजाय इनसे छुटकारा पाने की कोशिश करोगे और पृथ्वी बचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।